संयुक्त किसान मोर्चा आज भारत अमेरिका की ट्रेड डील को लेकर उन्होंने ऐलान किया है कि 16 अगस्त को दिल्ली का कूच जो है वो यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा करने वाला है और साथ ही साथ इसको लेकर न्यूज़ रूम चौपाल में चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर अगली खबर जो है जिसको लेकर चर्चा करेंगे वो ये है कि कावेरी जल विवाद जो कर्नाटक में चल रहा है उसको लेकर आज कर्नाटक बंद का ऐलान किया गया है। इसको लेकर भी चर्चा होने वाली है। साथ ही खेल की खबरों पर भी चर्चा करेंगे और भी पंजाब में जिस तरीके की राजनीति चल रही है, मानसून सत्र में क्या कुछ होने वाला है, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में एक बार फिर से यहाँ पर जो है मार्च करने का ऐलान किया है 16 अगस्त को। इसमें क्या कुछ होने वाला है और इस बार क्या कुछ मुद्दे उठने वाले हैं उसके बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। निहारिका 15 अगस्त आने वाला है और संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि वो 16 अगस्त से दिल्ली के जंतर मंतर के लिए प्रोटेस्ट मार्च अपना शुरू करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने इसे किसान बचाओ पदयात्रा का नाम दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में पहले भी एक बार पंजाब और हरियाणा से किसान दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं और वो काफ़ी लंबे समय तक दिल्ली बॉर्डर पर बैठे रहे थे। वो देश को भी याद होगा। अब संयुक्त किसान मोर्चा ने बोला है कि उनका ये जो प्रोटेस्ट होने वाला है ये काफ़ी पीसफुल रहेगा और डिसिप्लिन्ड रहेगा और उनके प्लान के अनुसार वो 29 अगस्त को अपने 29 अगस्त को वो जंतर मंतर पहुंचेंगे। तो ये इनका पूरा प्लान है। अब प्रोटेस्ट की कड़ी में मैं ये और बता दूं, क्योंकि अब कई राज्यों में अब चुनाव भी आने वाला है, उत्तर प्रदेश और पंजाब महत्वपूर्ण है, तो ये प्रोटेस्ट इस सिलसिले में और भी अहम हो जाता है। कल सीजेपी ने भी अपने प्रोटेस्ट के सीज़न 2 का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्द उनका सीज़न 2 चालू होने वाला है और सीजेपी शिक्षा व्यवस्था पर ही सरकारों को, विभिन्न राज्यों में सरकारों को घेरने का की बात करी है। हालांकि उन्होंने खुल के किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन क्योंकि इलेक्शन है, यूपी एक बड़ा स्टेट है और उन्होंने कहा है कि वो सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था पर उनका फोकस रहेगा। तो ये है, उन्होंने जो छात्र हैं उनके माता पिताओं से भी बोला है कि वो सरकारी स्कूलों के बारे में जानकारी दें, उसको लेकर इंफॉर्मेशन साझा करें। तो कुल मिलाकर ये है कि शिक्षा व्यवस्था पर उनका फोकस रहेगा और सरकारों को घेरने का उनका प्लान रहेगा। तो आने वाले दिन में कुछ और इसी तरीके के मार्च दिखने वाले हैं। जैसा आपने जाना कि संयुक्त किसान मोर्चा जो है 16 अगस्त को ये मार्च करने वाला है कि जिसमें अमेरिका और भारत में जो ट्रेड डील हुई है उसको लेकर फार्मर्स जो है यानी किसान जो है उनका कहना है कि उनको नुकसान जो है हो सकता है और इसी के सिलसिले में ये जो मार्च होने वाला है। दूसरी तरफ सीजेपी ने अपना सीजेपी 2.0 का ऐलान किया है और साथ ही कहा है कि ये जो अब वो प्रोटेस्ट करेंगे वो उन राज्यों में होगा जहाँ पर इलेक्शन जो है होने वाले हैं और उन राज्यों में शिक्षा व्यवस्था को लेकर ये तमाम जो मार्च है वो होने वाला है। इसके अलावा अगली खबर पर हम चर्चा करेंगे, उसमें ये है कि कावेरी जल विवाद जो कर्नाटक में चल रहा है उसको लेकर आज कर्नाटक बंद का ऐलान किया गया है। क्या कुछ यहाँ पर जो है खुला रहेगा, क्या कुछ बंद रहेगा और इस पूरे विवाद को समझते हैं कि कावेरी जल विवाद आखिर क्या कुछ है और फिलहाल कर्नाटक में किस तरीके का हाल सुबह से नजर आ रहा है वो जानते हैं। देखिए, आज सुबह से कर्नाटक में बंद की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर आज कर्नाटक में बंद क्यों है, तो आपको बता दें कावेरी जल विवाद को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच पिछले करीब 15 से 20 दिनों के से सियासी भूचाल जारी है। दोनों ही राज्यों में कावेरी नदी के जल को लेकर विवाद है, कावेरी नदी के जल के बंटवारे को लेकर एक्चुअली विवाद है। तो आज जो है कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी ने एक आदेश दिया था कि कर्नाटक को हर दिन 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ेगा तमिलनाडु के लिए। इसके बाद ये पानी लगभग 16 टीएमसी के बराबर है। कर्नाटक की जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसने भी इस आदेश को बरकरार रखा था। इसी के विरोध में कन्नड़ समर्थक जो संगठन है, उन्होंने आज बंद बुलाया है। हालाँकि ये बंद में जो स्कूल हैं, बस हैं, हॉस्पिटल्स हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी जो नागरिकों की बेसिक ज़रूरतें हैं, वो सब व्यवस्थाएँ चालू रहेंगी। पुलिस और प्रशासन ने भी अनुरोध करा है शांतिपूर्ण बंद का, और ताकि आम नागरिकों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। इसी बीच दिल्ली से भी एक अहम खबर जो है वो सामने आई। ये सामने आ रहा है कि 1.89 लाख छात्रों को दिल्ली सरकार की तरफ से जो स्कूल यूनिफॉर्म की सब्सिडी होती है वो नहीं मिली है। ये खबर कैसे बाहर आई और किस तरीके से ये तमाम चीज़ें जो हैं माता-पिता जो यहाँ पर बच्चों हैं उनको बोझ पड़ रहा है क्योंकि यूनिफॉर्म खरीदने की जो सब्सिडी है वो सरकार की तरफ से आती है। वो चीज़ें नहीं मिली हैं और ये खबर किस तरीके से सामने आई, क्या कुछ ये खबर है जानते हैं? निहारिका, विभिन्न राज्यों में राज्य सरकारें सरकारी स्कूल के बच्चों को और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे होते हैं उन्हें
यूनिफ़ॉर्म खरीदने के लिए पैसा देती हैं। तो दिल्ली सरकार भी प्राइमरी स्कूल में और 8वीं तक के स्कूलों में बच्चों को पैसा देती है, उनके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से, उनके पेरेंट्स के अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से एक स्पेसिफ़िक धनराशि भेजती हैं। तो दिल्ली में इस बार 1.9 लाख स्टूडेंट्स हैं, लगभग 1,90,000। उनके छात्रों को अभी तक ये डीबीटी के थ्रू ये जो मदद होती है ड्रेस खरीदने के लिए, वो नहीं मिली। इसका बोझ उनके पेरेंट्स पर पड़ रहा है, तो इसी को लेकर ये खबर है। अब ये क्यों नहीं मिला है सब्सिडी, इसकी एक बड़ी वजह केवाईसी है। डिपार्टमेंट का कहना है, कंसर्न डिपार्टमेंट का, कि बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं उनके अकाउंट का केवाईसी नहीं हुआ है, इस वजह से ये पेंडिंग है। और ऐसा नहीं है कि सब बच्चों को नहीं मिला है। 8.29304 लगभग 8,30,000 बच्चे इसके लिए एलिजिबल थे, जिसमें से 6,40,000 के करीब बच्चों को ये सब्सिडी मिल गई है। लेकिन बहुत सारे जिन्हें नहीं मिली है, उनके माता पिता को अपनी पॉकेट से खर्च करना पड़ा है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में वो बच्चे पढ़ते हैं जिनके माता पिता की आय बहुत ज़्यादा नहीं है, जो हम कहें कि गरीब वर्ग से आते हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आई जहाँ पर स्कूल यूनिफ़ॉर्म के लिए कर दिल्ली सरकार जो है बड़े वादे करती है कि सब्सिडी जो है वो यहाँ पर देगी, लेकिन यहाँ पर जैसा हमने आपको बताया कि करीब 1,90,000 जो यहाँ पर छात्र हैं उनको यूनिफ़ॉर्म के लिए पैसे नहीं दिए गए, जिसकी वजह से उनके माता-पिता पर बोझ पड़ रहा है। ये खबर जो है वो सामने आई कि गृहिणी पिंकी जो है बुधवार दोपहर को अपने 2 बच्चों को स्कूल से लेने के बाद बता दें कि कृषि भवन के पास स्थित अपने घर लौटी थी। जहाँ पर उनका एक बेटा क्लास 7 में और बेटी क्लास 4 में पढ़ती है, वो दोनों स्कूल की वर्दी पहने हुए थे। ये वर्दी उन्होंने पिछले साल अप्रैल में शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में 10,000 रुपए में खरीदी थी। उन्हें पूरा खर्च वहन नहीं करना था और दिल्ली सरकार की छात्रों के लिए वर्दी पर मिलने वाली सब्सिडी जो है वो 2025 से 26 में नए सत्र की शुरुआत में उन तक पहुँच जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इस साल भी 2026-27 सत्र के लिए उन्होंने सब्सिडी के लिए आवेदन किया हुआ है और इसी से ये खबर जो है उजागर हुई कि जो यहाँ पर दिल्ली स्कूल में जो यूनिफ़ॉर्म के लिए सब्सिडी सरकार देती है, वो अभी भी करीब यहाँ पर 2 लाख छात्रों तक नहीं पहुँच पाई है और इन्हीं तमाम जो यहाँ पर ये कहें कि वादों से दिल्ली सरकार वोट लेती है, लेकिन यहाँ पर सब्सिडी के पैसे अब तक माता-पिता तक नहीं पहुँचे, जिसकी वजह से उन्हें अपनी जेब से ये खर्च उठाना पड़ रहा है। पंजाब में इलेक्शन बेहद नज़दीक है और इसी बीच एक बड़ी खबर जो है पंजाब से सामने आई। बताया जा रहा है कि ईडी को एक जानकारी मिली थी कि पंजाब में पोस्टिंग और साथ ही साथ यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र का रैकेट चल रहा है, जिसको लेकर ईडी ने पंजाब के डीजीपी को नोटिस भेजी और उसमें भगवंत मान के ओएसडी का नाम भी सामने आ रहा है। ये पूरी खबर क्या है और इस खबर को लेकर ईडी के पास क्या कुछ जानकारी है, तमाम चीज़ें जानते हैं। शिरोमणि अकाली दल के सीनियर लीडर हैं बिक्रम सिंह मजीठिया और पंजाब सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं। कल उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें आरोप लगाया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यानी कि ईडी ने पंजाब के डीजीपी को एक पत्र लिखा है और इस पत्र में जो आरोप है मजीठिया का कि इस पत्र में पंजाब में ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, ज़मीन के मामलों को लेकर करप्शन का आरोप लगाया गया है और ये भी कहा गया है कि पंजाब पुलिस को और डीजीपी को ऐसे मामलों में जो आरोपी हैं, जिनका नाम ईडी ने इस पत्र में लिखा है, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जब बिक्रम सिंह मजीठिया ने आरोप लगाया, तो इसके बाद बाकी और राजनीतिक दलों ने भी इस मामले को उठाया और आम आदमी पार्टी ने इससे पूरी तरह इनकार किया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि इस तरह के आरोप पूरी तरह गलत हैं और ये इशारे पर लगाए जा रहे हैं और एक तरह से भगवंत मान सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। ये बात इसलिए बड़ी है क्योंकि बिक्रम सिंह मजीठिया और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच में जो पॉलिटिकल बयानबाजी है, वो पिछले 4 साल से लगातार पंजाब की राजनीति में चल रही है और दोनों नेता आमने-सामने हैं तमाम मुद्दों को लेकर और इनके जो बयान है वो सोशल मीडिया पर भी और टीवी वेबसाइट्स पर, टीवी पर लगातार चलते रहते हैं। बिक्रम सिंह मजीठिया ने अपनी फेसबुक पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कहा है कि अगर इस मामले में पंजाब की पुलिस, पंजाब के डीजीपी एक्शन नहीं लेते, तो वो ईडी के पूरे लेटर को जारी कर देंगे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर और फिर ये बहुत भारी पड़ जाएगा भगवंत मान सरकार के लिए। और ऐसे उन्होंने ये कहा है कि ये पूरा करप्शन का मामला है, बहुत बड़े लेवल पे करप्शन हो रहा है और पंजाब के डीजीपी इस मामले में सरकार के इशारे पर जो आरोपी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं। जबकि पंजाब की सरकार के बचाव में हरपाल सिंह चीमा जो वहाँ सीनियर मिनिस्टर हैं, वो आए और उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा कि ये आरोप पूरी तरह गलत है और उन्होंने इस बात का मज़ाक भी उड़ाया
कि अगर ईडी ने कोई लेटर लिखा, वो पंजाब सरकार के पास नहीं पहुँचा। अगर ईडी डीजीपी को लेटर लिखती है, तो पंजाब सरकार को भी उसकी जानकारी होनी चाहिए, पंजाब पुलिस को जानकारी होनी चाहिए। लेकिन ये जानकारी शिरोमणि अकाली दल को कैसे पहुँच गई? लेकिन मजीठिया का बार-बार ये कहना है कि उनके पास लेटर है और उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उस लेटर के पहले पेज को रखा है और इसके बाद वो इसको पूरे लेटर को जारी कर देंगे। तो पंजाब में और इस मामले में जब सोर्सेज़ के हवाले से खबर है कि ये बात चीफ मिनिस्टर भगवंत मान के ओएसडी राजबीर सिंह घुमन का भी इसमें नाम सामने आ रहा है। हालाँकि ये बात सोर्सेज़ के हवाले से आ रही है, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर के और आम आदमी पार्टी के लीडर्स के कुछ करीबियों के नाम इस मामले में हैं, जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का पूरा रैकेट चल रहा है और ये आरोप मजीठिया की ओर से लगाए गए हैं और आम आदमी पार्टी सरकार ने इसका पूरी तरह जवाब दिया है। लेकिन पंजाब में अब जब चुनाव सामने हैं और अगर किसी मामले में चीफ मिनिस्टर मान के ओएसडी का नाम या उन पर आरोप लगते हैं और ये कहा जाता है कि ईडी पंजाब पुलिस की डीजीपी से कह रही है कि आप इस मामले में एक्शन लो, तो निश्चित रूप से बड़ा मामला बन सकता है। अपोजिशन ने इसे वहाँ पर बड़े पैमाने पर उठाने की कोशिश की है और अगर इस मामले में कार्रवाई होती है या नहीं होती है, तो इसको लेकर अपोजिशन सरकार पर दबाव ज़रूर बना सकता है। जैसा बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा है कि वो इस मामले को पूरी तरह उठाएँगे और ये करप्शन का मामला है, इस बात को लेके मजीठिया ने बार-बार कहा है और वो इस मामले में उन्होंने कहा है कि वो पूरी लड़ाई भगवंत मान सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। भारतीय टीम शनिवार यानी 15 अगस्त को श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ की शुरुआत करने वाली है। पहला जो ये मैच है वो गॉल में होगा और यहाँ पर भारतीय टीम का प्लेइंग कॉम्बिनेशन क्या होगा, इसको लेकर बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं और इसको लेकर कई तमाम बड़ी खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। क्या कुछ इस सीरीज़ को लेकर बड़ी खबरें हैं और साथ ही साथ प्लेइंग कॉम्बिनेशन को लेकर क्या अटकलें हैं, ये जानते हैं? देखिए, श्रीलंका में टेस्ट सीरीज़ है और सबसे ज़्यादा चर्चा स्पिन पर ना हो, तो ये मतलब जायज़ नहीं होगा क्योंकि स्पिन ट्रैक वहाँ के फ़ेमस हैं और यही सबसे बड़ा इस समय चर्चा का विषय है और इसी को लेकर टीम इंडिया के कॉम्बिनेशन पर बहुत सारी अटकलें लग रही हैं। इसमें एक नया डिबेट एक्चुअली खड़ा कर दिया है साउथ अफ्रीका के फॉर्मर क्रिकेटर एबी डिविलियर्स ने। एबी डिविलियर्स का कहना है कि नंबर 3 के लिए देवदत्त पड्डीकल या सरफराज खान में से किसको मौका मिलेगा। हालाँकि सरफराज खान ने अपने करियर में अभी तक जितनी 11 पारियाँ खेली हैं, उन्होंने नंबर 3 पे एक बार भी बल्लेबाज़ी नहीं की। हालाँकि वो आए साईं सुदर्शन की जगह रिप्लेसमेंट में हैं। लेकिन सरफराज खान का जो मेन कॉम्पिटिशन इस समय है नंबर 6 के लिए, कि वे खेलेंगे या फिर ध्रुव जुरैल खेलेंगे। क्योंकि सरफराज खान ने अभी तक सबसे ज़्यादा मतलब जो अपनी 11 में से 6 पारियाँ खेली हैं, नंबर 6 की पोज़ीशन पर खेली हैं। और सरफराज खान को लेकर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी सामने आ रहा है कि वो एक स्पिन के अच्छे प्लेयर हैं। क्योंकि मोहम्मद कैफ ने अपनी टीम पिक की थी, उन्होंने सरफराज खान को मौका दिया था। तो ऐसा भी हो सकता है कि देवदत्त पड्डीकल और सरफराज खान दोनों टीम में नज़र आ सकते हैं। और श्रीलंका में हम देखें तो स्पिन का पुराना इतिहास रहा और टीम इंडिया 9 साल बाद गई है और ये भी देखने वाली बात होगी कि इस टीम में अनुभव की कमी है। ध्रुव जुरैल लंबे समय से टीम इंडिया के साथ हैं। ध्रुव जुरैल का हालाँकि हालिया प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, लेकिन ये भी हमको याद रखना होगा कि इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच जो अभी अनाधिकारिक टेस्ट मैच खेले गए थे, उसमें ध्रुव जुरैल ने शानदार प्रदर्शन किया था और अभ्यास मैच में उनका बल्ला नहीं चल पाया है। लेकिन ध्रुव जुरैल अनुभव के रिगार्डिंग अगर हम जाएँगे तो ध्रुव जुरैल को ज़्यादा मतलब मौका मिलने के आसार लग रहे हैं क्योंकि टीम इंडिया में जो 15 खिलाड़ियों का स्क्वाड है उसमें से सिर्फ़ 3 खिलाड़ी ऐसे हैं, जिन्होंने इससे पहले श्रीलंका में टेस्ट मैच खेल रखा है। खुद कप्तान शुभमन गिल का भी मतलब श्रीलंका में एज़ अ प्लेयर और एज़ अ कैप्टन दोनों रूप में पहला दौरा है। तो अनुभव के साथ मुझको लग रहा है कि कप्तान और कोच जा सकते हैं और रही बात एबी डिविलियर्स की तो उन्होंने भी डिबेट ज़रूर खड़ा किया, लेकिन उन्होंने भी देवदत्त पड्डीकल का समर्थन किया। उन्होंने कहा है कि देवदत्त पड्डीकल के अंदर एक कंसिस्टेंसी है, लंबे समय तक बल्लेबाज़ी कर सकते हैं और सरफराज खान को लेकर उनका कहना है कि एक अटैकिंग अप्रोच है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अगर हम देखें तो नंबर 3 से हमको अटैकिंग अप्रोच की ज़रूरत नहीं होती है। अटैकिंग अप्रोच आपका नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 पे ज़रूरत पड़ सकता है। तो उस लिहाज से देखें तो देवदत्त पड्डीकल के ज़्यादा चांसेस हैं नंबर 3 पर खेलने के लिए और 15 अगस्त से टेस्ट सीरीज़ की शुरुआत हो रही है और इंजरी भी टीम इंडिया का बड़ा कंसर्न है। शुभमन गिल भी पूरी तरीके से अभ्यास मैच में फिट नहीं थे, हालाँकि तीसरे दिन उन्होंने बल्लेबाज़ी की थी। शुभमन गिल खेलते हैं या फिर केएल राहुल कप्तानी करते हैं, इस पर भी अभी नए अपडेट का इंतज़ार रहेगा। बाकी खेल से जुड़ी अन्य खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे जनसत्ता के विशेष सेक्शन में खेलनामा में आप जा सकते हैं और सभी एक्सक्लूसिव खबरों को जान सकते हैं। तो खेल से जुड़ी खबरों के बारे में चर्चा की, इसके अलावा दिन भर की जो बड़ी खबरें थी उसके बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा करने की कोशिश की। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए और इन खबरों पर अपडेट के लिए आप जनसत्ता के यूट्यूब चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। इसके अलावा जनसत्ता की वेबसाइट पर, सोशल मीडिया हैंडल चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, इन तमाम जगहों पर जनसत्ता की तमाम खबरें, उसके विश्लेषण, पॉलिटिकल पल्स, इस तरह की तमाम चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।